हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं आशुतोष से एक बार फिर से गुरुकुल के इस मंच पर आपका जोरदार स्वागत करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है और सीधा ये आपको एग्ज़ाम से जोड़ने का प्रयास करेगा। और कई ऐसे महत्वपूर्ण एग्जाम्स होते हैं जो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होता है और इसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। और देखिए, इसमें आपको क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट के बारे में 20 क्वेश्चन आपको मिलने जा रहे हैं। और जो ये क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, तो आइए हम लोग इस पर चर्चा करते हैं और गंभीरता पूर्वक आप इस पर चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। और देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आने जा रहा है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाइए। तो इसमें पूछ रहा है जो एविडेंस है, इसमें 4 एविडेंस दिया गया है और 4 एविडेंस में से जो इसके कालक्रम है, जो इसके टाइम पीरियड है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है। तो 4 ये कार्यक्रम दिए गए हैं। पहला है अनुशीलन समिति, दूसरा है गदर पार्टी, इधर युगांतर पार्टी है, इधर अभिनव भारत है। तो इसमें पूछ रहा है कि जो ये क्रांतिकारी संस्थाएं हैं और क्रांतिकारी संस्थाओं की स्थापना, इसको कब इस्टेब्लिश्ड किया गया है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर क्रम से बताएंगे। तो सबसे पहले जो संस्था स्थापित हुई थी इन चारों में, तो आप बताएंगे अभिनव भारत है। अभिनव भारत, तो अभिनव भारत जो इस्टेब्लिश्ड किया गया है 1904 में किया गया है। जो युगांतर पार्टी है, तो युगांतर पार्टी आप बताएंगे 1906 है। और इसके बाद बारी आती अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति है, तो अनुशीलन समिति वैसे 1902 में एक महत्वपूर्ण घटना के लिए इसको स्थापित कर दिया गया था, लेकिन बाद में जब इसको स्थापित किया गया था तो वो 1907 में, हालांकि इसकी शुरुआत बहुत पहले 1902 में हो गई थी, लेकिन एक संस्था के रूप में जब इसमें बदलाव हुआ था तो वो 1907 माना जाएगा। और जो गदर पार्टी है, तो गदर पार्टी जो स्थापित हुई है वो 1913 में स्थापित हुई थी। तो अभिनव भारत समाज बीडी सावरकर के द्वारा स्थापित हुआ था नासिक में। जो युगांतर पार्टी है ये भूपेंद्र नाथ दत्त के द्वारा, वरेंद्र कुमार घोष के द्वारा कोलकाता में स्थापित हुआ था। अनुशीलन समिति में भी वरेंद्र कुमार घोष, जतिन नाथ मुखर्जी का बड़ा योगदान था। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा अमेरिका के, पश्चिमी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसको स्थापित किया गया है। तो ये 4 क्रांतिकारी संस्थाएं हैं और चारों क्रांतिकारी संस्थाओं का ये क्रम पूछ रहा है। तो 1904 में जो अभिनव भारत समाज है इसको स्थापित किया गया, युगांतर पार्टी 1906 में, अनुशीलन समिति 1907 में। तो देखिए, सबसे पहले अभिनव भारत समाज होगा, फिर युगांतर पार्टी होगा। मतलब पहले अभिनव भारत समाज, फिर युगांतर पार्टी, फिर अनुशीलन समिति। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 4, 2, 1, 3। तो ये डी हो जाएगा, 4, 2, 1, 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आ चुका है और इसमें सिस्टर निवेदिता पूछा जा रहा है कि सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संगठन से जुड़ी हुई थी। तो सिस्टर निवेदिता किस गुप्त क्रांतिकारी संस्था से जुड़ी हुई थी। तो पहले जानना होगा कि सिस्टर निवेदिता थी कौन, इनका नाम क्या था। तो मूल रूप से ये आयरिश थी, आयरलैंड की रहने वाली थी, लेकिन रहती थी इंग्लैंड में। और इनकी मुलाकात 1895 में विवेकानंद जी से लंदन में होती है। तो विवेकानंद जी के व्यवहार से, उनके विचारों से प्रभावित होकर के ये इंडिया चली आती हैं। तो इंडिया में आकर के मानव सेवा को आगे बढ़ाती हैं। अर्थात इनका भी मानना था विवेकानंद की तरह कि सर्विस द मैन इज सर्विस द गॉड, मानव की सेवा करना ही भगवान की सेवा है। तो महिलाओं की शिक्षा को लेकर के,
महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे थे उनको लेकर के या गरीबों की सेवा को लेकर के इन्होंने यहाँ पर कई सारी किताबें लिखी हैं, कई सारी संस्थाओं की स्थापना की गई है। तो सिस्टर निवेदिता का जो नाम था मूल रूप से इनका नाम था मार्गरेट अल्वा नाम था। और मार्गरेट अल्वा जब विवेकानंद जी से प्रभावित हुए तो इनको दीक्षित कर दिया गया था। तो जीवन पर्यंत एक बार जब ये वहाँ से आ गई लंदन से तो यहीं पर रही थी और इनकी डेथ जो हुई थी 13 अक्टूबर 1911 ईस्वी को हुई थी। एक बार जब आई वहाँ से तो जीवन पर्यंत यहीं पर लोगों की सेवा करते हुए अपने जीवन को समाप्त कर दिया था। और क्रांतिकारी आंदोलन में भी जाती थी, क्रांतिकारियों से भी मिलती थी। और आप ये कह सकते हैं कि जो अनुशीलन समिति है, क्योंकि अनुशीलन समिति कोलकाता से बंगाल से रिलेटेड है और वहाँ पर जो है ये काफ़ी सक्रिय थी। तो आप ये कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों की सेवा कर, क्रांतिकारियों की सहायता, गरीबों की सहायता, महिलाओं की शिक्षा, इन सब को लेकर के जीवन पर्यंत इन्होंने यहाँ पर कार्य किया था। तो सिस्टर निवेदिता कुल मिलाकर के विवेकानंद जी से प्रभावित थी और ये विवेकानंद की शिष्या थी और इनको जो है उनकी संस्था से जोड़ा गया, इनको दीक्षित किया गया। और ये मूल रूप से आयरलैंड की रहने वाली थी लेकिन लंदन से इनका नाता रहा है और दार्जिलिंग में 13 अक्टूबर 1911 को इनकी डेथ हो गई थी। तो क्वेश्चन जो है उस पर हम लोग आते हैं, सिस्टर निवेदिता किस क्रांतिकारी संगठन की सदस्य थी? तो बेशक आप निसंकोच कह दीजिएगा अनुशीलन समिति से जुड़ी हुई थी और इन्होंने कई संस्थाओं का, कई किताबों का या गरीबों की सेवा के लिए, परोपकार के लिए या महिलाओं के संघर्ष को लेकर, महिलाओं की शिक्षा के लिए ये जानी जाती हैं। और भारत में सबसे ज़्यादा अगर इन्हें किसी ने प्रभावित किया था तो विवेकानंद ने किया था। युगनायक के रूप में, भारत के आध्यात्मिक पिता के रूप में उनकी आज भी पहचान बनी हुई है। तो मानव सेवा के लिए ही ऐसे लोग जन्म लिए हैं। तो इनका जो हो जाएगा 13 अक्टूबर 1911 में। तो भारत के धर्म से, भारत के लोगों से काफ़ी ये प्रभावित थी। सुख सुविधा छोड़ करके भारत में जीवन पर्यंत सेवा को ही अपनी सुविधा बना लिया और आगे बढ़ गए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन आ चुका है, गंभीरता पूर्वक इस पर चर्चा किया जाए। और देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में बीडी सावरकर को 1911 में अंडमान निकोबार द्वीप समूह की कुविख्यात सेलुलर जेल में आजीवन भेजे जाने की सजा दी गई थी? कुल मिलाकर के आप साधारण भाषा में समझिएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि 1911 में जब इनको आजीवन कारावास की सज़ा मिली हुई थी सेलुलर जेल में, तो किस केस के लिए ये इनको फंसाया गया था या इसमें ये शामिल हुए थे? तो वो जो मामला था वो भारत से जुड़ा हुआ है और इनके गृह क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। उसका नाम है नासिक षड्यंत्र केस। और नासिक षड्यंत्र केस में मैटर क्या था तो आप बताएंगे। नासिक के जिलाधिकारी थे, उनका नाम था जैक्सन नासिक के जिलाधिकारी। और इनके क्रियाकलापों से लोग वहाँ पर खुश नहीं थे, इन्हें पसंद नहीं कर रहे थे। अत्याचारी व्यक्ति के रूप में ये विख्यात हो चुके थे नासिक के जिलाधिकारी जैक्सन। और बीडी सावरकर जी ने एक अपनी संस्था बनाई थी, पीछे आपने पढ़ा अभिनव भारत समाज। तो ये क्रांतिकारी संस्था थी और अभिनव भारत समाज जो क्रांतिकारी संस्था थी इसमें दो क्रांतिकारी थे। एक थे गणेश सावरकर और गणेश सावरकर जो थे वो बीडी सावरकर जी के भाई थे। और दूसरा इन्हीं का सहयोगी था, उसका नाम था लक्ष्मण अनंत करकरे। ये दो लोग थे और ये दो लोग किस क्रांतिकारी संस्था जुड़े हुए थे? अभिनव भारत समाज। तो नासिक का जो जिलाधिकारी था, अत्याचारी था, तो जैक्सन को घात लगाकर इन दोनों लोगों ने गोली मार करके हत्या कर दी। और जब गोली मार करके हत्या कर दी गई तो ये घटना इतिहास में
नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना गया, क्योंकि नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला करके गणेश सावरकर जी को, नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला करके गणेश सावरकर जी को, जो कि उनके भाई थे, उनको आजीवन कारावास व आजीवन कारावास की सजा दे दी गई थी। और जो लक्ष्मण अनंत करकरे थे उनको फांसी की सजा दे दी गई। और जो अभिनव भारत समाज के मुखिया थे, जो उसके फाउंडर थे, इन पर दबाव पड़ा तो यहाँ से छोड़ करके विदेश चले गए, लंदन चले गए और वहाँ पर श्याम जी कृष्ण वर्मा से इनकी मुलाकात होती है। वो स्टूडेंट सम्मेलन में भी ये भाग लेते हैं। इंडिया होम रूल सोसाइटी श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में स्थापित किया था, जो कालांतर में इंडिया हाउस के नाम से जाना गया। तो जो ये यहाँ पर कर रहे थे बीडी सावरकर जी, वहाँ पर भी करने लगे। तो बाद में उनको वहीं से गिरफ्तार करके और नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चला करके लाया गया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो सेलुलर जेल है, वहाँ पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत इनको मुकदमा चला करके आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। तो आप कह सकते हैं कि जो नासिक षड्यंत्र केस है, ये नासिक के जिलाधिकारी जैक्सन की गोली मार करके हत्या गणेश सावरकर और लक्ष्मण करकरे के द्वारा की गई थी। तो वही नासिक षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है और नेक्स्ट क्वेश्चन में है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी आशुतोष कोइला। आशुतोष कोइला किस क्रांतिकारी संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, किसके सदस्य थे? तो इसमें यह चारे इससे जुड़े नहीं थे, गदर पार्टी से भी नहीं जुड़े थे। आशुतोष कोइला जो थे विद्युत वाहिनी से जुड़े हुए थे और विद्युत वाहिनी एक क्रांतिकारी संस्था थी और ये संस्था जो चलाई गई थी वो बंगाल के मिदनापुर के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार बनाई गई थी। आपने सुना होगा कि जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी जब इसे चला रहे थे तो 3 जगह पर समानांतर सरकारें गठित की गई थी। जैसे सतारा में समानांतर सरकार बनाई गई थी, तामलुक में जातीय सरकार बनाई गई थी और बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में भी समानांतर सरकार बनाई गई थी। तो ये 3 समानांतर सरकारें इंडिया में 1942 में बनाई गई थी। मतलब अंग्रेजों की सरकार अलग चल रही थी, बलिया में चित्तू पांडे की सरकार चल रही थी, मिदनापुर में जातीय सरकार चल रही थी और सतारा में भी अलग सरकार चल रही थी। तो जैसे मैंने बताया, सतारा में समानांतर सरकार है, बलिया में समानांतर सरकार है बलिया में, और तीसरा जो है मिदनापुर के तामलुक नामक स्थान पर जातीय सरकार है। और तीनों सरकारें कब चली थी? 1942 में। और इन तीनों सरकारों में सबसे पहले बलिया है, फिर जातीय है, फिर सतारा है। और सतारा सबसे लंबे समय तक अपनी सरकार चलाने में सफल रही है और इसकी सरकार जो सतारा में चली है सबसे लंबे समय तक 42 से लेकर 45 तक, 3 वर्ष तक। हालांकि इसमें ये पूछ रहा है कि किस सरकार ने सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था। तो जातीय सरकार ने एक सशस्त्र विद्युत वाहिनी का गठन किया था और ये जो विद्युत वाहिनी का गठन किया गया था वो आप बताएंगे बंगाल के मिदनापुर में किया गया था, 1942 में किया गया था। तो ये जो क्रांतिकारी होते थे वो शस्त्र लेके चलते थे और अंग्रेजों पर दबाव बनाते थे, शस्त्र के द्वारा भारत को आज़ाद करने की कोशिश करते थे। तो आशुतोष कोइला भी जो 18 वर्षीय टीनेजर्स था तो विद्युत वाहिनी संस्था से जुड़ा हुआ था। 1942 की बात है। वहाँ की स्थानीय अंग्रेजों के जो डाक बंगले होते थे, रेलवे पटरियां होती थी, जो भी गलत ऑफिसर्स होते थे तो उन पर दबाव डाला जाता था। और ये स्थानीय स्तर का एक बड़ा बहादुर लड़का था और ये लोगों को जागरूक कर रहा था। लेकिन पुलिस से मुठभेड़ हुई और मात्र 18 वर्ष की अवस्था में आशुतोष कोइला मार दिया जाता है। तो आशुतोष कोइला 1942 में 18 वर्ष की उम्र में
अंग्रेज़ों के गोली का शिकार हो जाता है, लेकिन मरने से पहले वो इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता है। और आशुतोष कोइला विद्युत वाहिनी संस्था से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी था। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा वो डी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो आइए देखिए, एक और क्वेश्चन आ चुका है। इसमें अगला जो क्वेश्चन है वो आ चुका है और क्या पूछ रहा है, इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना आप बताएंगे 1906 में की गई थी। 1906 में की गई थी। और इसके जो फाउंडर हैं वो आप बताएंगे बी.डी. सावरकर हैं। बी.डी. सावरकर, और ये लंदन में स्थापित किया गया था। और इससे जुड़ी हुई इनकी जो सहयोगी हैं, इनके साथ जो थी, उनका नाम था मैडम भीखाजी कामा। भारतीय मूल की पर्शियन महिला है। दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी रह चुकी हैं भीखाजी कामा। और ये 1902 में भारत की स्वतंत्रता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, भारत की समस्याओं की, भारत की स्वतंत्रता को, भारत के लोगों की भावनाओं को इंग्लैंड, अमेरिका, अफ्रीका तमाम देशों में पहुंचाने के लिए इन्होंने भारत को छोड़ दिया था। तो लंदन में जाकर, जर्मनी में जाकर के और अन्य कंट्री में जाकर के इन्होंने भारत की आवाज़ को बुलंद किया था। तो कहने का मतलब है फ्री इंडिया सोसाइटी 1906 में स्थापित की गई थी। बी.डी. सावरकर इसके संस्थापक थे, लेकिन इस संस्था से जुड़ी हुई एक महिला क्रांतिकारी मैडम भीखाजी कामा थी। भारत की स्वतंत्रता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, भारत के लोगों की भावनाओं को दुनिया में बताने के लिए, अंग्रेज़ों के कारनामे को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये विदेश में गई थी। तमाम सारी संस्थाओं से ये जुड़ी हुई थी। और जब जर्मनी के स्टुटगार्ट में आपने सुना होगा कांग्रेस का द्वितीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन का जब आयोजन हुआ था, तो उसी समय जर्मनी के स्टुटगार्ट में 1907 में तिरंगा झंडा मैडम भीखाजी कामा के द्वारा फहराया गया था। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि पहली बार तिरंगे झंडे को किसने फहराया था? तो आप बताइएगा जर्मनी की स्टुटगार्ट में 1907 में मैडम भीखाजी कामा के द्वारा ये झंडा फहराया गया। और ये दूसरे समाजवादी कांग्रेस सम्मेलन में फहराया गया था, क्योंकि उस समय इन्होंने भारतीयों की ओर से पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पर जोरदार भाषण भी दिया था। पूरे दावेदारी के साथ भारत के लोगों की भावनाओं को वहाँ पर बुलंद किया था। और तिरंगा झंडा उस समय विदेश में फहराना ये चौंकाने वाला विषय था, चर्चा का विषय था, चर्चित विषय था। और भारत के पक्ष में इन्होंने दावेदारी के साथ वहाँ पर सारे कार्य किए थे। और जो तिरंगा झंडा था वो हरा था, लाल था और पीला था। 3 कलर में था, पीला, हरा और लाल। तो ये मैडम भीखाजी कामा इस संस्था से, फ्री इंडिया सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। हालांकि संस्थापक बी.डी. सावरकर हैं। ये स्टूडेंट के लिए स्थापित किया गया था। तमाम सारे भारतीय मूल के विदेशी स्टूडेंट, मतलब भारतीय मूल के स्टूडेंट जुड़े हुए थे। और ये स्टूडेंट भारतीय मामले को उठाते थे, भारत को आज़ाद करने का प्रयास करते थे, अंग्रेजों पर दबाव डालते थे। तो इंग्लैंड में फ्री इंडिया सोसाइटी ये भारत को आज़ाद करने के लिए, नौजवानों को जोड़ने के लिए, भारतीय स्टूडेंट को जो वहाँ पर पढ़ाई करने के लिए गए थे उनको जोड़ने के लिए मैडम भीखाजी कामा ने एक बड़ा प्रयास किया था। हालांकि संस्थापना अगर पूछी जाए तो बी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी, लेकिन फ्री इंडिया सोसाइटी में मैडम भीखाजी कामा के जुड़ जाने से तमाम सारे स्टूडेंट जुड़ गए। और वहाँ पर जो भारतीय मूल के स्टूडेंट थे उन्होंने भारतीयों की आवाज़ को बुलंद किया था। तो इसका जो हो जाएगा भीखाजी कामा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है। इसमें पूछ रहा है निम्नांकित को उनकी सही क्रम में व्यवस्थित करते हुए निम्नलिखित कूट से सही उत्तर का सिलेक्ट करना है। ये सारे षड्यंत्र केस है। और देखिए षड्यंत्र क्या है, हम लोग जो हमारे अत्याचार थे,
हमारे ऊपर हुए थे, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, तो उसी को फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत हम अपनी बात को कहने के लिए अंग्रेज़ों पर दबाव डालते थे, अपनी बात को कहते थे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसका नाम षड्यंत्र से जोड़ दिया था, जबकि षड्यंत्र सही मायने में ब्रिटिश सरकार ही हमारे ऊपर कर रही थी। और उस षड्यंत्र से बचने के लिए हम लोग अपना बचाव ढूंढते थे, लोगों को इकट्ठा करते थे। लेकिन सरकार उनकी थी, संविधान उनका था, सारे लोग उनके थे, सारी संसाधन उनके थे, हमारे अपने भी उनके हो चुके थे। तो तब भी हमारे कुछ बचे खुचे जो लोग थे वो अपनी बात को दुनिया के सामने रखना चाहते थे, उसके लिए इकट्ठा होते थे। तो अंग्रेज लंबे कानून का फ़ायदा उठा करके इसे षड्यंत्र नाम देते थे। तो कहने का मतलब ये कई सारी घटनाएं हुई हैं, जैसे अलीपुर षड्यंत्र केस है। तो अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 में हुआ है। बंगाल में अहमदाबाद बम केस जो हुआ था 1909 में हुआ था। और सतारा जो षड्यंत्र केस हुआ था 1910 में हुआ था। और जो पेशावर कांड है 1922 से लेकर 27 तक हुआ था। अब ये क्रम पूछ रहे हैं, तो सबसे पहले अलीपुर षड्यंत्र केस हो जाएगा 1908, तो पहले डी हो जाएगा। फिर उसके बाद 1909 अहमदाबाद बम केस, तो बी हो जाएगा, डी होगा पहले, फिर बी होगा। फिर 1910 सतारा षड्यंत्र केस है, ए हो जाएगा। फिर पेशावर षड्यंत्र केस, सी हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908, अहमदाबाद बम केस 1909, सतारा 1910, पेशावर षड्यंत्र केस 1922 है। अब आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए खुदीराम बोस किससे जुड़े हुए थे? तो खुदीराम बोस जो थे बंगाल के बड़े क्रांतिकारी थे और ये अनुशीलन समिति से भी जुड़े हुए थे। शुरुआत में अरविंद घोष से, वरिंद्र कुमार घोष से काफ़ी प्रभावित थे और वंदे मातरम इनकी एक किताब थी, वंदे मातरम एक पत्र था, उससे ये जुड़े हुए थे। और ये बात हो रही है 30 अप्रैल 1908 की। और मुजफ्फरपुर का एक मजिस्ट्रेट था मुजफ्फरपुर का, उसका नाम था किंग्सफोर्ड था, मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट था। और उस समय जो मुजफ्फरपुर था वो बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था, बंगाल प्रेसिडेंसी में आता था। और आज प्रेजेंट टाइम में मुजफ्फरपुर बिहार में है। उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी में था, लेकिन ये आज कहाँ पर है? बिहार में है। और जो ये मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, बड़ा ही अत्याचारी था और ये साधारण मामले में भी लोगों को आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा सुना देता था। और हमारे नौजवानों को लगा कि अगर ये कुछ दिन और ज़िंदा रह जाएगा तो तमाम सारे ऐसे लोगों को आजीवन कारावास या फांसी की सज़ा दे करके वहाँ पर लोगों को किनारे करने का प्रयास करेगा। तो ये हमारे दो क्रांतिकारी थे, एक का नाम था खुदीराम बोस और दूसरे जो थे उनका नाम था प्रफुल्ल चाकी। तो इन दोनों लोगों ने मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर हमला किया था, क्योंकि मुजफ्फरपुर क्लब वहाँ पर है बिहार में, तो वहीं पर मौज मस्ती करने के लिए तमाम सारे ऑफिसर्स अंग्रेज वहाँ पर रुकते थे। तो इन लोगों ने पता लगा दिया कि इसकी गाड़ी जो बग्घी है वहाँ पर है और जब रास्ते में आएगी तो इस पर हमला किया जाएगा। तो जब गाड़ी रास्ते में आते हुए दिखाई दी तो खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने उस गाड़ी पर हमला किया। हालांकि उसमें 2 अंग्रेज महिलाएं मार दी गई थी, उसमें उस दिन ये गाड़ी पर बैठा हुआ नहीं था। इतिहास में मुजफ्फरपुर षड्यंत्र कांड से मुकदमा चला करके खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दे दी गई और प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से घुरता हुआ देख करके खुद को गोली मार करके सुसाइड कर लिया था। तो खुदीराम बोस को 18 वर्ष की उम्र में 18 वर्ष की आयु में
फांसी की सज़ा दी गई थी। तो भारतीय इतिहास में ऑन रिकॉर्ड आप ये कह सकते हैं कि सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा जो दी गई है वो आप बताएंगे खुदीराम बोस के द्वारा दी गई थी। तो इसका जो हो जाएगा मुजफ्फरपुर षड्यंत्र केस डी होगा। 1908 में बम से हमला इनकी गाड़ी पर किया गया था किंग्सफोर्ड के, और इसमें 2 क्रांतिकारी थे, खुदीराम बोस थे, प्रफुल्ल चाकी थे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं हम लोग, और इसमें पूछा जा रहा है कि अभिनव भारत समाज कहाँ पर स्थापित किया गया था। तो अभिनव भारत समाज 1908 में बी.डी. सावरकर के द्वारा, विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा नासिक में इसकी स्थापना की गई थी, और पहले इसे मित्र मेला के नाम से जाना जाता था, मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। और मित्र मेला की स्थापना 1899 में बी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। तो नासिक कहाँ पर स्थित है तो बता दीजिएगा, महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका थर्ड आंसर सही हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, गदर आंदोलन के शुरू होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है। तो देखिए गदर आंदोलन के लिए प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ भी माना जाता है। करतार सिंह सराभा को फांसी की सज़ा, कामागाटा मारू घटना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, ये सब इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन सबसे ज़्यादा जिम्मेदार प्रथम विश्व युद्ध है। और प्रथम विश्व युद्ध जब शुरू हुआ था तो इसमें जैसे मित्र देश थे, मित्र राष्ट्र थे, और दूसरा जो था धुरी राष्ट्र था, धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्रों में जैसे जर्मनी हो गया, इटली हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ऑस्ट्रिया, ये सभी कोर थे। और इधर मित्र राष्ट्र में जैसे रूस है, फ्रांस है और ब्रिटेन है, ये शामिल था। तो हमारे क्रांतिकारियों को लगा, गदर आंदोलन के क्रांतिकारियों को लगा कि इस समय ब्रिटेन कमज़ोर पड़ रहा है और लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दिया जाए। तो इनको लगा कि ब्रिटिश सरकार इस समय कमज़ोर हो रही भारत में, तो गदर आंदोलन चला दिया जाए। और गदर आंदोलन के जो संस्थापक थे उनका नाम है लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल ने 1913 में गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इनके द्वारा किया गया था। तो कुल मिलाकर के हमारे क्रांतिकारी इनकी कमज़ोर स्थिति का फ़ायदा उठाना चाह रहे थे। और पहला जब विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें ब्रिटिश सरकार कमज़ोर हो रही थी, तो इसलिए जो है ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो इसका जो हो जाएगा फर्स्ट। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से 1909 में लेफ्टिनेंट कर्नल सर कर्जन वायली पर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांति के प्रथम कार्य के रूप में आक्रमण किया था। तो देखिए जो आक्रमण किया गया था 1909 की बात है। तो 1 जुलाई 1909 को मदन लाल धींगरा ने कर्जन वायली की हत्या कर दी थी। जो कर्जन बिली थे, वायली थे, ये भारत सचिव लॉर्ड मार्ले के राजनीतिक सलाहकार थे, राजनीतिक सलाहकार थे और इनकी नीतियों से भारतीयों को नुकसान हो रहा था। इसलिए मदन लाल धींगरा ने 1 जुलाई 1909 को इनकी गोली मार करके हत्या कर दिया था। और मदन लाल धींगरा इंडिया हाउस क्रांतिकारी संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति थे। बाद में इनको फांसी की सज़ा हो गई थी। तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किसने अलीपुर षड्यंत्र केस में फंसे अरविंद घोष का बड़ी कुशलता से बचाव किया था? तो देखिए 2 भाई थे, अरविंद घोष और दूसरे जो थे बरिंद्र कुमार घोष, ये दोनों भाई थे।
और ये दोनों भाई को 1908 में मणितल्ला पर छापा मार करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। और इस केस में, अलीपुर षड्यंत्र केस में मुकदमा चला करके अरविंद घोष को तो खैर छोड़ दिया गया था, लेकिन बरिंद्र कुमार घोष को आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी। आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। और इसमें अरविंद घोष के मुकदमे का बचाव करने के लिए देशबंधु चित्तरंजन दास ने एक अच्छा खासा पैरवी किया था। यही वजह कि अरविंद घोष जो उसमें बच निकलने में सफल हुए थे। इसका फर्स्ट हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकरण पर अरविंद पर मुकदमा चलाया गया था? तो भी मैंने बताया था कि अलीपुर बम मामले में, क्योंकि अलीपुर में बगल में कोलकाता के पास मणितल्ला है। मणितल्ला, यहाँ पर बम का कारखाना चलता था और इसमें जो है पुलिस ने छापामारी करके लगभग 29 से 34 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया था। तो वो जो क्रांतिकारी थे उसमें दो भाई थे, अरविंद घोष और बरिंद्र कुमार घोष। तो अलीपुर बम कांड में इन सबको गिरफ्तार किया गया था। फर्स्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको टैली करना है। सूची में उल्लिखित क्रांतिकारी संगठनों की सूची में उल्लिखित उनके संस्थापकों को बताना है। एक तरफ समिति है और दूसरी तरफ इसके संस्थापक है। तो अनुशीलन समिति से कौन जुड़ा हुआ है? बरिंद्र कुमार घोष। 1 और 2 हो जाएगा। और इधर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसे सचिन सान्याल हैं, सचिन सान्याल। तो इसका C का 3 हो जाएगा। और अनुशीलन समिति A का 1 हो जाएगा, A का 1, B का 2, C का 3, इसका 3rd हो जाएगा, इसका 3rd हो जाएगा। और इसमें विनायक दामोदर सावरकर भी जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति, तो इसका 3rd हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी 1942 में। हालांकि आज़ाद हिंद फौज जो INA बनाया गया था, ये किसके दिमाग की उपज थी? तो कैप्टन मोहन सिंह के दिमाग की उपज थी, जिसे इन्होंने माले में स्थापित किया था। लेकिन ये जो थे रास बिहारी घोष, इन्होंने पूरी कमान जो इसकी थी वो सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया था। सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में किया था, जिसका फर्स्ट हो जाएगा। अब आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आप बताएंगे इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के जो लेखक थे वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। सुभाष चंद्र बोस जी थे। और सुभाष चंद्र बोस जी इस ऑप्शन में है नहीं, तो इसका D हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका D होगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने काकोरी कांड में मुकदमे का सामना नहीं किया था? तो अब काकोरी कांड नहीं है, इसका नाम बदल करके काकोरी यूपी सरकार ने एक्शन रख दिया है। तो इसका जो नाम है वो आप बताएंगे। काकोरी कांड नहीं है बल्कि काकोरी एक्शन हो गया है। तो ये काकोरी एक्शन हो जाएगा। अब इसमें 9 अगस्त 1925 को ये घटना घटी थी उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर। इसमें एक ट्रेन थी उत्तर मध्य रेलवे की, उसका नाम था 8 डाउन ट्रेन। 8 डाउन ट्रेन। और इस ट्रेन को लूट लिया गया था, इसके खजाने को लूट लिया गया था। 16 सुरक्षा कर्मियों को मार दिया गया था। उसमें चंद्रशेखर आज़ाद थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, बहुत सारे हमारे क्रांतिकारी थे, सचिन सान्याल थे। तो इसमें कह रहा है कौन सामना नहीं किया था? राजेंद्र लाहिड़ी थे, अशफाक उल्ला खां थे, रोशन सिंह थे, ये बच गए थे, चंद्रशेखर आज़ाद। बाकी राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा जेल में फांसी हो गया था और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद, जो कि अयोध्या के नाम जाना जाता है, इनको यहाँ पर फांसी हुआ था। और जो रोशन सिंह हैं इनको इलाहाबाद के नैनी जेल में फांसी की सज़ा दे दी गई थी। तो चंद्रशेखर आज़ाद हो जाएगा, इन्होंने इसका बचाव नहीं किया था। अब अगला मास्टर दा के नाम से कौन प्रसिद्ध है?
सूरसेन शास्त्री थे। इन्होंने अप्रैल 1930 में IRA का गठन किया था, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी। IRA का मतलब होता है इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, और इसका गठन इन्होंने अप्रैल 1930 में किया था। और चटगांव में एक शस्त्रागार था, तो चटगांव शस्त्रागार को लूट लिया था। 65 क्रांतिकारियों को लेकर के वंदे मातरम और इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच लूटा गया, सरकार बनाई गई। यहाँ पर अस्थायी क्रांतिकारी सरकार का गठन भी किया था और सूरसेन शास्त्री को वहाँ का राष्ट्रपति भी चुन लिया गया था। तो इसका जो हो जाएगा मास्टरदा के नाम से सूरसेन शास्त्री। मास्टरदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि चटगांव में एक विद्यालय था, तो वहाँ पर इतिहास के टीचर थे, तो इसमें तमाम सारे कॉलेज के गर्ल्स और बॉयज़ ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। कालांतर में इनको फांसी की सज़ा हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, कल्पना दत्त का संबंध किससे जुड़ा हुआ है? तो कल्पना दत्त का संबंध ना तो काकोरी कांड से है और ना ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से है, इनका संबंध IRA से है। IRA की सदस्य थी ये, जिसकी स्थापना भी हमने बताया था कि 1930 में मास्टरदा के द्वारा किया गया था। और कल्पना दत्त जो थी चटगांव शस्त्रागार से जुड़ी हुई थी, चटगांव शस्त्रागार को जो लूटा गया था वो उससे जुड़ी हुई थी। कालांतर में इनको आजीवन कारावास की सज़ा हुई थी, आजीवन कारावास की सज़ा दी गई थी। तो इसका जो हो जाएगा सेकेंड। अब अगला क्वेश्चन है, मास्टरदा के नाम से किस क्रांतिकारी को जाना जाता था? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सूरसेन हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। तो ये जो 20 अच्छे क्वेश्चन थे मैंने लाने की कोशिश की है। तो ये टॉपिक आपका 20 क्वेश्चन का समाप्त हो गया है और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।